हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 4 तक पढ़ाई करी थी, सेक्शन 21A तक। दैट इज चैप्टर 4 में, जो कि किससे रिलेटेड था? ऑक्यूपेंसी रैयत से। कहाँ तक पढ़ाई करी थी हमने? 16 to 21A। टोटल सेक्शंस हैं कितने वैसे चैप्टर 4 में? 16 to 36। मतलब रिमेनिंग सेक्शंस जो होंगे वो हम अभी देख लेंगे। ठीक है। अब 21A और 21, जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो 21A में जैसे मैंने क्या कहा था, 21A इज़ रिलेटेड अबाउट ट्रीज़ पे जो राइट्स है ऑक्यूपेंसी रैयत का, उनसे रिलेटेड चीज़ है। तो एक बार फिर से दिखा देते हैं। जैसे उसमें मान लीजिए बोलता है ये एक्ट कि आप कोई भी ट्री उस पर लगा सकता है ऑक्यूपेंसी रैयत, किसी भी ट्री को काट सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो सारे यूटिलाइज कर सकता है, सारे कुछ कर सकता है। इम्पॉर्टेंट उसमें ये था कि टिम्बर में जो रेशियो होगा लैंडलॉर्ड एंड रैयत के बीच, वो 1/2 होगा। दैट इज 50%, 50%। ठीक है। और जो अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, मतलब कि लैक हो गया या फिर फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, जो भी रिमेनिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसका रेशियो क्या होगा? सेम वही 9/20 एंड 11/20, लैंडलॉर्ड रैयत। उसी तरह हमने ये सेक्शन 21 में था। सेक्शन 20 में क्या था? सेक्शन 20 में वही था कि राइट क्या क्या है ऑक्यूपेंसी रैयत का लैंड यूज के तहत। तो लैंड यूज के तहत उसका राइट क्या क्या था? पहला हमने देखा था कि वो ब्रिक्स एंड टाइल्स बना सकता है, कपड़ा या ईंट। ठीक है। दूसरा था टैंक्स रिलेटेड, टैंक्स, आहार, तो उसमें पिस्किकल्चर कर सकता है, वो सारी चीज़ें। फिर था बिल्डिंग्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल कॉटेज जो भी हम बोले, ये सारी। लेकिन इसका कैच क्या है कि ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं करना है उनको। इनको किस लिए करना है? पर्सनल यूज़ के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने परिवार के लिए। ठीक है। बाकी 17 था सेटल रैयत के बारे में, 18 था भूमिहारी और मुंडारी खुदकटीदार कब सेटल रैयत होंगे, जब अपनी ज़मीन पर नहीं करके 12 साल रहते हैं तब। और 19 था सेटल रैयत जो होगा वो आपका ऑक्यूपेंसी रैयत होगा सारा का सारा। तो यहाँ तक हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग तो फिर कहाँ से कहाँ तक देखने वाले हैं? 21A के बाद से। इसका मतलब हुआ सेक्शन 20, सेक्शन 22 से देखेंगे हम लोग। ठीक है। सेक्शन 22 क्या बोलता है? तो देखिए सेक्शन 22 ये बोलता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इजेक्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत। ठीक है ना। बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई जमीन है, लैंडलॉर्ड है, और इसका ऑक्यूपेंसी रैयत लेट से एक्स है। ठीक है ना। इस लैंड का एक्स रेंट पे करता है लैंडलॉर्ड को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लैंडलॉर्ड एक्स को इसके ऑक्यूपेंसी लैंड से हटा सकता है कभी भी। मतलब इसको इजेक्ट नहीं कर सकता है। इसको सेक्शन 22 प्रोटेक्ट करता है। मतलब इसका इजेक्टमेंट जो है लैंडलॉर्ड्स के विम्स एंड फैंसीज पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना। लेकिन इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि कुछ कंडीशंस में
हालांकि इजेक्टमेंट की जा सकती है। तो कैसे किस कंडीशन में कर सकते हैं? पहला है कि जब सेक्शन 21-20 में आपको लैंड यूज बताया गया है, अगर वो ऐसा यूज करता है जिससे कि भूमि का नाश हो रहा है या हानि हो रही है, जो कि हमारा सेक्शन 21 और उसके अगेंस्ट है, तो इस केस में किया जा सकता है। और दूसरा, लैंडलॉर्ड और रैयत के बीच में जो कुछ अग्रीमेंट होगा, अगर इसका उल्लंघन होता है तो फिर एक्स को इजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद कुछ खास नहीं बचता है। इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 23। तो सेक्शन 23 क्या बोलता है? सेक्शन 23 बोलता है डिवोल्यूशन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट। ऑन डेथ, मतलब मरने के बाद जो अगर ऑक्यूपेंसी रैयत है वो मर गया, तो ऑक्यूपेंसी राइट का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो वैसे ही डिसेंड करेगा जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डिसेंड करता है। ठीक है, प्रॉपर्टी जैसे डिसेंड करेगा वैसे ही ऑक्यूपेंसी राइट्स भी डिसेंड करेगा नीचे हिरार्की, मतलब फैमिली ट्री में। ठीक है ना? तो ये भी देखिए, ये सारे सेक्शन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार समझना ज़रूरी है कि आपको बाद में कभी कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद फिर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, जो कि है हमारा सेक्शन 23A। 23 हमने देखा। अब समझ लीजिए कि जब भी 23 आया, ए आया, मतलब कि अमेंडमेंट है उसका। कब हुआ था अमेंडमेंट? 1920 में, तब इसको ऐड किया गया। ठीक है ना? अब इसका क्या है? सेक्शन 23A बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ऑक्यूपेंसी होल्डिंग। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ऑक्यूपेंसी होल्डिंग। चीजों को समझिए, हम सर्टेन पिछली बार भी पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? सेक्शन 11 में पढ़ा था ना। सेक्शन 11 में हमने क्या पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन, टेन्योर होल्डर का चैप्टर था वो, कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन टेन्योर्स किया जा सकता है। कहाँ पे किया जा सकता था? लैंडलॉर्ड के ऑफिस में किया जा सकता था। उसके लिए फीस लगती थी। कितनी फीस लगती थी हमने पढ़ा था? वही था 2% ऑफ एनुअल रेंट का होगा, या 1 रुपए से ज्यादा होगा, एक्स से ज्यादा होगा 100 रुपए, इसी के बीच का। और अगर रेंट एग्जैक्ट प्रोपोर्शनेट या फिक्स्ड नहीं है तो लमसम अमाउंट 2 रुपए लगेगा। यही था सेक्शन 11। सेक्शन 12 में क्या था? इसका रिफ्यूजल, मतलब कि लैंडलॉर्ड जो था रजिस्ट्रेशन का रिफ्यूजल कर सकता है। उस केस में कहाँ जाएगा टेनेंट? तो उस केस में टेनेंट जाता है डीसी महोदय के पास। तो ये सेक्शन 11 में हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ टेन्योर्स पढ़ा था। वही चीज यहाँ पे भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ऑक्यूपेंसी होल्डिंग। ठीक है, अब इसका कहाँ पे होगा? सेम चीज है, वहीं पे होगा, लैंडलॉर्ड के ऑफिस में होगा। लैंडलॉर्ड्स ऑफिस फीस लेगा, ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो फीस लेगा ही लेगा। कितना फीस लेगा? 8 आना, जिसको 50 पैसा पहले हम लोग बोलते थे, से बड़ा होगा, से बड़ा होगा कितना रुपए? 50 रुपए। ठीक है ना? इससे ऊपर नहीं जा सकता है। ये एक कंडीशन हुआ। दूसरा वही 2% ऑफ द एनुअल रेंट।
और अगर रेंट एग्जैक्ट फिक्स और वो हम लोगों को नहीं मिला है तो 1 रुपए। अब देखिए इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि किसी रैयत लेट से एक्स है जिसका कि होल्डिंग का साइज इतना बड़ा है कि उसका 2% जो एनुअल रेंट है वो 65 रुपीज आता है। ठीक है, 2% एनुअल रेंट जो है वो 65 रुपीज आता है। तो इस लैंड का जब रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे हम लैंडलॉर्ड के पास, तो रजिस्ट्रेशन का फीस मेरा कितना लगेगा? ऑप्शन ए 65 रुपीज, बी 50 रुपीज, सी 100 रुपीज, डी नन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 50 रुपीज। क्यों? क्योंकि ये अपर ब्रैकेट है, मेरा लोअर ब्रैकेट हो गया 8 आना मतलब 50 पैसा और अपर ब्रैकेट हो गया 50 रुपीज। ये मेरा स्लैब हो गया, इसको ब्रीच नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बीच में अगर है तो वो 2% जितना कैलकुलेट होगा एक्स हमारा, वही चीज हम लेंगे। बट अगर इसको ब्रीच करता है तो अपर स्लैब जो मेरा है 50 रुपीज, हम उसी पे ये करेंगे। अब सेम चीज मान लीजिए क्वेश्चन इसकी जगह पे टेन्योर होल्डिंग के लिए पूछ दिया, टेन्योर होल्डर का, टेन्योर रजिस्ट्रेशन के लिए, टेन्योर होल्डर के, ये ऑक्यूपेंसी होल्डिंग के लिए था, टेन्योर होल्डर के लिए टेन्योर रजिस्ट्रेशन पे सेम क्वेश्चन पूछ दिया। मान लीजिए कि 2% जो था 65 रुपए अगर उसका है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? नहीं, 100 रुपए नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ये अपर लिमिट मेरा 100 रुपए है, 65 तो मेरा 100 से नीचे ही है। इट इज लाइन बिटवीन 1 रुपीज एंड 100 रुपीज। तो जो फीस लगेगा वो 65 रुपए ही होगा जो कैलकुलेट हो क्या आ रहा है। अगर 100 की जगह यहाँ पे हम बोलते हैं 105 होता और यहाँ ऑप्शन 105 होता, तब आंसर होता 100 रुपीज, क्योंकि ये मेरा अपर स्लैब है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहीं पे एक और सेक्शन भी देख लेते हैं हम लोग। 23 हो गया, हम लोग 24 पढ़ेंगे। सेक्शन 24 कुछ खास ये नहीं है, बस बोलता है कि ऑब्लिगेशन है ये, ऑब्लिगेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत टू पे रेंट, मतलब ऑक्यूपेंसी रैयत को रेंट पे करना है। ठीक है ना, जितने भी लोग हैं सबको रेंट पे करते हैं, खाना भगत को छोड़ देना। ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग 24 तक। अब हम लोग आएंगे 24A में। चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन 24A। अभी हमने 24 पढ़ा तो ऑब्लिगेशन जो होता है। 24A फिर से अमेंडमेंट है, ऑब्वियस है। डिवीजन ऑफ होल्डिंग, मतलब कि जो होल्डिंग है, जो लैंड है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट तो ऑब्वियसली है कि डीसी महोदय करेंगे। डिवीजन ऑफ होल्डिंग से हम क्या समझते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। मान लीजिए ए के नाम से हमारा रिकॉर्ड ऑफ राइट बना हुआ है, जिसको हम हिंदी में खतियान बोलते हैं। इसमें ए का जो टोटल होल्डिंग है लेट्स से 10 एकड़ है। कभी रिकॉर्ड ऑफ राइट भी अच्छे से समझाएंगे आपको। तो ए से लेट से इसको बोलते हैं फैमिली ट्री या फिर वंशावली हम लोग बोलेंगे। ए के 2 बेटे हुए, मान लीजिए
इनका फर्दर बच्चा हुआ, जैसे 3 बच्चे हो गए, इनके भी हो गए, इनके भी फर्दर बच्चे होंगे। ठीक है, तो ये 10 एकड़ क्या होगा, इसका डिवीजन होते जाएगा, मतलब ये होल्डिंग जो है डिवाइड होती जाएगी। इसी के लिए मोस्टली हम लोग एक नाम सुने होंगे, पार्टीशन सूट। पार्टीशन सूट कहाँ पे होता है, सिविल कोड। क्यों होता है, इन लोगों का एग्जैक्ट अलग अलग होल्डिंग के लिए, कि डिवीजन ऑफ होल्डिंग हो जाए इनके बीच में, किसके नाम से कितनी जमाबंदी बनेगी, कौन कितने जमीन का ऑक्यूपेंसी होल्डर होगा। जैसे इसमें होता क्या है, पार्टीशन सूट में फिर बनेगा एक शेड्यूल बनाते हैं, शेड्यूल सब के लिए अलग अलग बनेगा, ए बी सी डी, एग्जैक्ट किस प्लॉट का, खाता नंबर का कितना रकबा, रकबा मीन्स एरिया, किस किस को जाएगा, वो होता है पार्टीशन सूट में। ठीक है ना, यही चीज है डिवीजन ऑफ होल्डिंग। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कोर्ट का ऑर्डर से होगा, और ये जो कोर्ट ऑर्डर देगा ये बाइंडिंग होगा ऑन लैंडलॉर्ड। ठीक है, रेंट का भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है तो भी बाइंडिंग होगा, लेकिन नहीं किया है तो फिर डिवीजन ऑफ रेंट कौन करेंगे, डीसी महोदय करेंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें समझने में? ये डिवीजन ऑफ होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट। क्लियर है ना? ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 25। सेक्शन 25 बोलता है क्या कि रेंट जो है, जो हम ऑक्यूपेंसी रैयत को देंगे, और अच्छे से लिख सकते हैं इसको, प्रेजम्पशन ऑफ रेंट पेड बाय ऑक्यूपेंसी रैयत क्या होना चाहिए, वो फेयर एंड इक्विटेबल होना चाहिए। फेयर एंड इक्विटेबल मतलब कि सबका, किसी का 5 एकड़ का अगर लैंड है और उसका 10 रुपये रेंट है, तो 10 एकड़ वाले का ऑब्वियस है कि 10 रुपये से ज़्यादा रेंट होना चाहिए। ये गलती से 8 रुपये या 9 रुपये नहीं होना चाहिए, इसका रेंट जो होगा वो भी 20 रुपये के लगभग में होना चाहिए। ठीक है, और जितना फेयर है उतना ही, ऐसा नहीं कि जैसा लगान में बोलते थे 2 गुना लगान लेंगे 3 गुना लगान, वैसा नहीं होना है, फेयर होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद है हमारा सेक्शन 26। सेक्शन 26 कुछ खास नहीं बोलता है, वो बोलता है कन्फर्मेशन ऑफ रेंट्स प्रायर टू दिस एक्ट जो आया था वो मतलब कि चलते रहेगा, वो भी देखना है। ठीक है ना, कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस जानने के लिए है। कंफर्मेशन ऑफ रेंट प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ, जो इसके पहले आया था उसको हम बढ़ा सकते हैं। अगर एक्ट आने के 7 साल पहले तक उसका रेंट जो था कांस्टेंट नहीं रहा है या बढ़ाया गया, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग घुसते हैं कहाँ पे,
इन्हांसमेंट की तरफ। अब हम लोग क्या जानेंगे कि रेट का जो है वो इन्हांस हो सकता है। जैसे रेंट है मान लीजिए, तो बहुत रीजन है उसके लिए इन्हांसमेंट होने का। सेक्शन 27 इसमें क्या है, अभी हमने बताया कि अब हम रेंट का इन्हांसमेंट पढ़ेंगे, मतलब कि रेंट एनहांसमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी रेट, इसका जो मेथड्स है, तो सेक्शन को हम क्या पढ़ सकते हैं, सेक्शन को हम पढ़ सकते हैं मेथड्स ऑफ रेंट एनहांसमेंट फॉर ऑक्यूपेंसी रेट। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है। दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहला, मान लीजिए कि रिकॉर्ड ऑफ राइट आपका नहीं बना, ROR जिसको बोलते हैं, नहीं बना है, ना पब्लिश हुआ है। ऑब्वियसली बना नहीं है तो पब्लिश हो नहीं सकता। तो इस केस में रेंट इन्हांसमेंट कौन करेगा, डीसी महोदय करेंगे सेक्शन 29 के हिसाब से। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए अब रेंट रिकॉर्ड ऑफ राइट बना हुआ है और पब्लिश भी हो गया है, तब जो बनता है रेंट एनहांसमेंट वो सेक्शन 62, 94 एंड 99 के हिसाब से होगा, करेंगे वही। इसमें और एक केस है, ऑल अदर केसेस में रेवेन्यू ऑफिसर करेगा वही चैप्टर 12 और 15 के हिसाब से। ठीक है ना। वही सेटलमेंट में जो हम पढ़ेंगे, बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ राइट का जो प्रोसेस होता है सेक्शन 80 से जो हमारा स्टार्ट होगा 100A तक जाता है, उसी वाले चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। तो रेंट एनहांसमेंट हम समझ गए कि कैसे होगा। इसी में अब हम देखेंगे आगे सेक्शन 28, कुछ नहीं है, इसके लिए जो आप एनहांसमेंट के लिए एप्लीकेशन देंगे वो कैसा एप्लीकेशन होगा, मतलब कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर रेंट एनहांसमेंट। ठीक है, सिंपल है। इसी के बाद 29 में क्या हो गया, ये कंटेंट हो गया। इसके बाद आ जाएगा प्रोसीड्योर, मतलब इसी प्रोसेस के थ्रू जो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो डीसी साहब करेंगे, मतलब एप्लीकेशन दिया जाएगा, जांच कराया जाएगा, उस जांच में क्या निकलेगा, उन सब जांच के बेसिस पे एक जजमेंट देंगे डीसी साहब कि हाँ रेंट बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो कहाँ तक देख लिए हम लोग, सेक्शन 29 तक देख लिए। अब सेक्शन 30 में आइए। सेक्शन 30 भी कुछ खास नहीं है। मान लीजिए किसी का रेंट 5 रुपए से अचानक से बढ़ के 5,000 रुपये हो गया, तो बेचारा गरीब कैसे देगा, मुश्किल होगी ना देने के लिए। एक बार में रेंट अगर अब्रप्टली बढ़ गया तो इसी चीज़ के लिए डीसी साहब को पावर है कि वो जो रेंट एनहांसमेंट है उसको ग्रेजुअल कर सकते हैं। ठीक है, पावर टू डायरेक्ट ग्रेजुअल, मतलब किस्त किस्त में देगा, धीरे धीरे करके देगा। ठीक है। इसके बाद आ जाइए सेक्शन 31।
सेक्शन 31 में क्या है कि मान लीजिए कोई रैयत है, ये 4 एकड़ लैंड है मान लीजिए, ठीक है ना, और रैयत जो है इस पे एक्स है, और ये 4 एकड़ के हिसाब से लैंडलॉर्ड को रेंट पे करता है। क्लियर? लेकिन 4 एकड़ इसका यहीं तक होता था, यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा लैंड लिया हुआ है ये एक्स्ट्रा है, मतलब अभी इसके पास 5 एकड़ पे ये पोजीशन रखे हुए हैं, इस पे भी ये खेती करता है। तो ऑब्वियस है कि ये बदमाशी कर रहा है, अगर ये 4 ही एकड़ का दे रहा है, क्योंकि पोजीशन तो इसने 5 एकड़ के लैंड पे रखे हुए हैं। तो इस एडिशनल लैंड के लिए ये एक रेंट एनहांसमेंट का एप्लीकेशन देगा। किसको देगा? किसी महोदय को देगा। ठीक है, तो यही चीज है कि 31 में क्या होगा, एक्स्ट्रा लैंड के लिए एप्लीकेशन जो देगा उसको बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर इंक्रीज ऑफ रेंट फॉर एक्स्ट्रा पोजीशन और एक्सेस ऑफ लैंड, मतलब एप्लीकेशन फॉर रेंट एनहांसमेंट by occupancy rate for excess land। कोई कंफ्यूजन? एक्सेस लैंड या एरिया। इसी के बाद सेक्शन 32 में आते हैं। अब हमारा क्या है, इसी चीज को जो सारा हमारा इनहेंसमेंट के लिए प्रोसेस होना, तो उसके लिए प्रोसेस क्या क्या होगा, इसको बोलते हैं प्रोसीड्यूर्स विच विल टुक प्लेस आफ्टर एप्लीकेशंस, कि क्या क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, 32 हो गया। इसके बाद 33 में आता है हमारा एक स्मॉल सा टर्म सेविंग। ये सारे सेक्शंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानना चूंकि एक बार चाहिए इसलिए जरूरी है। सेविंग मतलब रेंट्स का सेविंग जो लैंडलॉर्ड के पास होगा, इसमें जो कम्यूट करते हैं हम लोग कोडकर लैंड से, वो वाली चीज़ें रहेंगी, और जो रेंट एनहांस होता है वो वाली चीज़ें रहेंगी। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 33A में। अब बताइए सेक्शन 33A क्या है? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इन्हेंसमेंट के बारे में। अब ये ए है, ऑब्वियस है कि हम डाले हैं सेक्शन को, तो ये है अब रिडक्शन रिलेटेड, रिडक्शन ऑफ रेंट 33A में। तो अब किस किस कंडीशन में रिडक्शन हो सकता है आपका रेंट का? क्या कंडीशन होगा? देखिए, कब कब किया जा सकता है। पहला कंडीशन है कि अगर 1 जनवरी 1911 से 31 दिसंबर 1930 तक अगर हुआ होगा इसका इन्हेंसमेंट, तो उस कंडीशन में इसके लिए रेंट रिडक्शन के लिए ये डीसी महोदय के पास दे सकते हैं। दूसरा, सेम डेट में अगर इनका कम्यूट हुआ होगा, कम्यूटेशन ऑफ, कम्यूटेड बोलेंगे या कुछ भी बोलिए, कम्यूटेशन ऑफ रेंट या फिर रेंट कम्यूटेड,
अंडर सेक्शन 61 हुआ होगा इसी डेट के बीच में, तो उसके लिए भी रिडक्शन ऑफ रेंट के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि ज़मीन पे जो है सैंड पूरा भर गया हो, जिसकी वजह से भूमि अब उपजाऊ नहीं रही हो, तो उसके लिए भी जो रैयत होगा वो देगा कि भाई मेरा रेंट रिडक्शन कर दीजिए क्योंकि भूमि उपजाऊ नहीं रही। सिमिलरली क्या हो सकता है, अगर रैयत ने लैंडलॉर्ड को बोला कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ मेरे को प्रोवाइड कीजिए क्योंकि लैंड उपजाऊ नहीं रही और इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा पाई है, तो भी फिर मेरा रेंट रिडक्शन हो सकता है। तो ये सारी प्रक्रिया है, इसलिए सेक्शन 33 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रिडक्शन के बारे में बोलता है। बड़ा सिंपल समझिए कि अगर रिडक्शन हो रहा है तो हमारा गवर्नमेंट रेवेन्यू घट रहा है ना, रेवेन्यू डिक्रीज करेगा, रिडक्शन ऑफ रेंट हो रहा है तो। अब जब भी डिक्रीज होगा और गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट का जो पूरा बास्केट है मनी का वो घट रहा है, तो ऑब्वियस है वो तो खुद ब खुद इंपॉर्टेंट हो गया कि आखिर किन कारणों पे रिडक्शन हो रहा है। तो अब जब रिडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी जांच भी होनी ज़रूरी है कि जेन्युइनली रिडक्शन किया गया है क्योंकि सरकार को उससे क्षति हो रही है, या फिर किसी को इंटेंशनली बेनिफिट देने के लिए उसका रेंट का रिडक्शन किया गया। इसलिए ये सारा चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग 33 हो गया, इसके बाद हम लोग 34, 35, 36, 34, 35 आपका प्रोसेस है। यही रिडक्शन ऑफ रेंट आप जो दिए इनका एप्लीकेशन क्या देंगे और फिर उसका प्रोसेस क्या होगा, यही है हमारा 34, 35, ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको मेरे ख्याल से इसमें रहेगा। 21A 22BT के एजेक्टमेंट के लिए 33A रिडक्शन। बाकी ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर या फिर होना चाहिए। ठीक है, और 36 में रिडक्शन हो गया। 36 बोलता है कि जिनका भी रिकॉर्ड ऑफ राइट नहीं है उनका इन्हेंसमेंट में बार किया जाता है, फर्दर इन्हेंसमेंट बार और फर्दर, सर ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, जिसका ROR नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें कमिश्नर के पास जाता है, 15 साल तक नहीं हो सकता इंक्रीज, इन्हांसमेंट ऑफ रेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे 36 हम आते हैं, हमारा ऑक्यूपेंसी राइट का चैप्टर 4 खत्म होता है। अब इसमें 2-3 चीजें समझने लायक, ये सब क्लियर है। इसके बाद हमारा आएगा चैप्टर 5। याद रखने के लिए, समझने के लिए, हमने रैयत में पढ़ा था क्या क्या, ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत एंड रैयत हैविंग खुदकट्टीदार। ये हमने देख लिया चैप्टर 4 में, 36 तक जाता है। तो ये हमारा चैप्टर 5 है, इसमें एक ही सेक्शन है, सेक्शन 37।
ये बच गया, मतलब कि इसके बाद जो चैप्टर आएगा हमारा वो क्या होगा, नॉन ऑक्यूपेंसी रही, स्टार्ट होगा 38। क्लियर है? तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे ये पूछेगा। चैप्टर 5 रिलेटेड टू रैयत हैविंग फुट कट्टी राइट्स, चैप्टर 6 रिलेटेड टू नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब एक चीज समझिए, पूरे ऑक्यूपेंसी रैयत के लिए एक चैप्टर है, पूरे नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत के लिए एक चैप्टर है, उसी तरह पूरे मुंडारी फुट कट्टीदार के लिए भी एक चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे फिर आपको क्या करना है, जैसे जैसे हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे सारे चैप्टर्स, आपको लास्ट में इस लेवल पे आना है कि आप अपने से एक छोटा सा नोट्स प्रिपेयर कर पाए, जो मैं अभी इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि हमने अभी ऑक्यूपेंसी रैयत खत्म किया। आपको एक चार्ट बना लेना है, ठीक है, ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत एंड मुंडारी फुट कट्टीदार। ठीक है ना? अब इसमें आपको सारा चीज, जैसे इन्हांसमेंट ऑफ रेंट क्या होगा, वो किस सेक्शन में, इसके लिए कौन सा सेक्शन, इसके लिए कौन सा सेक्शन, इजेक्टमेंट के लिए इसके लिए कौन सा सेक्शन, इसके लिए कौन सा सेक्शन, इसके लिए कौन सा सेक्शन, राइट टू यूज ऑफ लैंड, इसके लिए कौन सा सेक्शन, इसके लिए कौन सा सेक्शन, इसके लिए कौन सा सेक्शन। उसी तरह रिडक्शन ऑफ रेंट, इसके लिए कौन सा सेक्शन, इसके लिए कौन सा सेक्शन, इसके लिए कौन। ये जब आपका प्रिपेयर हो जाएगा तो लास्ट में आपको रिवीजन में बहुत आसानी होगी और आप कंपेयर भी कर पाइएगा सभी सेक्शंस को और आपको शायद याद करने में भी आसानी हो। ठीक है ना? ये सबसे ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए इजेक्टमेंट की बात करें, इसमें हालांकि बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इजेक्टमेंट, ध्यान दीजिएगा, ये केवल इजेक्टमेंट की बात नहीं करता, ये प्रोटेक्शनल राइट है। अगर इसका डेफिनेशन से पूछेगा, अगर आप केवल इजेक्टमेंट याद कीजिएगा तो यहाँ पे गलती होगी। तो इसके लिए है सेक्शन 22। लेकिन जब हम इसके लिए बात करते हैं नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत के लिए, तो इसका इजेक्टमेंट दिया हुआ है सेक्शन 41 में। क्लियर है ना? उसके लिए जब हम मुंडारी खुद कट्टीदार की बात करते हैं तो ये है 242 में। क्लियर है? आई होप समझ रहे हैं कि कैसे आपको ये सेक्शन सर क्लियर करना है। इसी की तरह एक और आपको टेबल बनाना चाहिए जब हम लोग सीएनटी और एसपीटी दोनों पढ़ लेंगे। उसमें जो हमारा ये चार्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, उसमें हमारा 3 रो का चार्ट बनेगा। इसमें रहेगा सीएनटी, इसमें रहेगा एसपीटी और इसमें रहेगा सारा रिलेटेड चीजें, मतलब बहुत सारा चीज कॉमन होगा, जैसे राइट टू यूज लैंड, इजेक्टमेंट, डीसी का पावर, सो एंड सो फोर्थ, जो भी हमारा कॉमन होगा। जैसे ट्री के संबंध में इसमें क्या क्या राइट है इस सेक्शन में और इसमें कौन से सेक्शन में राइट है। तो ये सारा चीज़ जब चैप्टर आपका होगा तो आपको आसानी और रिवीजन करने में आसानी होगी, क्योंकि लास्ट टाइम तो हो सकता है आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे पढ़ने हो, आप इस पर उतना ध्यान ना दे पाएँ। तो रेडीमेड जब आपके पास ये तैयार हो जाएगा तो आप इजीली चीज़ों को मेमोराइज करके याद कर सकते हैं। ठीक है, आई होप अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 एंड एनओआर। हालांकि एनओआर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार ही देख लेना ज़रूर बनता है। तो आई होप सबको को ठीक लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर मेरे को मैसेज कीजिए ताकि मैं उसको दूर कर पाऊँ। थैंक यू।